नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विद्युति मिश्रा और आइए एक नज़र डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर ठगी के आरोप का हुआ खुलासा। साइबर अपराधी ने पीआरओ के फोटो का दुरुपयोग कर रची साजिश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों की दी जानकारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के धरनारत छात्रों को देर रात पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रशासनिक अफसर और हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला के बीच हुई तीखी बहस। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में नंबर पर आज जब मैं आपके बीच में 11 वर्ष पूरे होने पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है। भारत के अलावा दुनिया के 4 देश अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है तो वो है भारत। पहले कहते थे अमेरिका का दुश्मन अगर पाकिस्तान में छिपा है तो अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुस करके अपने दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मारे तो ये जायज माना जाता था, लेकिन अगर भारत अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मारे तो उसको जायज नहीं मानते थे। ये तो गलत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है तो भारत की सेना भी पाकिस्तान में अगर देश का दुश्मन छिपा है तो उसके ठिकाने पर सटीक निशाना लगा करके उसको मार सकता है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 11 साल झूठा रहा है। कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है, वेंटिलेटर पर जाने वाली है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बयानबाजी में वीरता उनके नेता राहुल गांधी जी को भी हासिल है और यहाँ जो कांग्रेस के कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं वो अभी बयान वीरता में उनका कोई जवाब नहीं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं 20 साल की उपलब्धि बताया, भाजपा की 11 साल इधर हुआ और प्रदेश में 9 साल हुआ। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से हमारा उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है और बड़े बड़े अपराधी या तो यमलोक चले गए हैं या तो जेल चले गए। तो यह हमारी उपलब्धि है और ये अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी परेशानी है। सर, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सदन में उठना चाहिए, बात फिर से उठना, चर्चा होना चाहिए। श्री अजय राय जी से कह देना कि वो सदन में आवे, जब अभी सदन आने वाला है मानसून सत्र, और नहीं वो जा नहीं सकते, वो तो किसी सदन के सदस्य वहाँ न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को बता देंगे, पूरी तैयारी करके रखें। भारत सरकार पूरी तरह से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के प्रवक्ता उनके नेता श्री राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं और जो दिन भर पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं, पाकिस्तान सरकार की तरह बयान देते हैं। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष मौलाना मुनीर है उसकी भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलना बंद करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति है उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का चश्मा लगा के देखते हैं उसको उतार करके बाहर करें और भारत का चश्मा लगाएं तो उनको सब दिखाई देगा। धन्यवाद। लेकिन अब राहुल गांधी अपने सीपी के पीआरओ पर 16 लाख की ठगी के आरोप का खुलासा हुआ। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के पीआरओ दीपक कुमार रनावत के ऊपर एक महिला ने ठगी करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उसे पीआरओ पद से हटा दिया था और डीसीपी क्राइम को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जांच के बाद काफी चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। उन पुलिस वालों के लिए भी एक चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स पाने के लिए वर्दी के साथ अपने फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं। उनके फोटो और वीडियो का दुरुपयोग साइबर अपराधी किस तरह से कर रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण डीसीपी क्राइम ने दीपक रनावत के मामले में जांच के बाद मीडिया के सामने रखा। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि पिछले महीने 27 मई को पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक महिला द्वारा एक शिकायत प्राप्त किया गया था जिसमें एक गंभीर आरोप लगाया था। उस समय तत्कालीन पीआरओ के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम से 16 लाख रुपए की ठगी का
आरोप लगा था। इस मामले में जांच शुरू की गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में घटना इस प्रकार हुई है, जो पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों का साइबर अपराधी शिकार बनाकर उन्हीं लोगों का फोटो और वीडियो प्रयोग करके फर्जी आईडी बनाकर, और जो सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार रनावत के अलावा एक और सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार है जो जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी एक फर्जी आईडी बनाकर ऐसे लोगों के साथ घटना किया है। पूछताछ में सामने आया है कि अभी तक पिछले 1.5 साल में 14 महिलाओं के साथ घटना कारित कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं मथुरा और आगरा की रहने वाली थी। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, पटना, बलिया, हरियाणा, मैनपुरी विभिन्न जनपद से एक एक महिला को इन्होंने टारगेट किया। ये 2025 में जांच का मामला शुरू हुआ, जिस महिला ने वाराणसी में कंप्लेन किया, उनसे इन्होंने 16 लाख रुपए 2 हिस्से में लिया। ये पूरे 16 लाख को इन्होंने एक व्यक्तिगत मकान बनाकर उसमें खर्च कर दिया। का मामला सामने आया है, कितनी गिरफ्तारी देख रहे हैं? ये पिछले महीने 27 तारीख को पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक गंभीर आरोप तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपक रनावत, जो उस समय पीआरओ थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि मुझे ये नौकरी दिलाने के नाम से मेरे साथ 16 लाख की ठगी की है। और इस क्रम में मुझे एक इंक्वायरी प्राप्त हुई थी, और इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि एक मुनफैद जो जनपद मथुरा का रहने वाले हैं, ये पूरा घटना के पीछे हैं। और ये घटना कारित करने का तरीका ऐसा है कि ये जो भी पुलिसकर्मी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव है और इनका फ़ोटोज़ इस्तेमाल करके एक फ़र्जी आईडी बनाते हैं। इसी टाइप का दीपक कुमार रनावत का इसको एकत्रित किए, तो उसके बाद एक फ़र्जी आईडी बनाया और फ़र्जी आईडी इस्तेमाल करके लोगों के बीच में एक भरोसा जीता है कि ये मैं पुलिस वाले हूँ। और भरोसा जीतने के बाद ये इनसे पर्सनल नंबर लेके संपर्क करता था और इनसे ये भी जानकारी करते कि परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है। और ये झांसा देता था कि ये आपके घर में या कोई रिश्तेदार को कोई नौकरी की ज़रूरत है, बता दीजिए, मेरा एक जानने वाले हैं ये जो यूपीएससी में तैनात है, वो नौकरी लगवा सकते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने ये एक संदीप नामक के व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन रियलिटी है कि ये बंदा संदीप बन के वो महिला से संपर्क करता था और उन्हीं से पैसा लेके फिर एलिगेशंस आता है कि जो पुलिसकर्मी के ऊपर। और ये दीपक के अलावा एक और सब इंस्पेक्टर जो जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी फर्जी आईडी बना के कुल 11 महिलाओं को किया और दीपक का नाम लेके कुल 3 महिलाओं को साथ ऐसे घटना कारित हुए। कुल ये व्यक्ति पिछले 1.5 साल से 14 महिलाओं के शिकार बनाए और इसमें से कुल अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से ऊपर इन्होंने ऐसे साइबर ठगी किए। इसमें से जो 14 महिलाएं थी, जिसमें अधिकतर जनपद मथुरा का रहने वाले थे, 6 मथुरा से, 3 आगरा से है, एक महिला नई दिल्ली, हरियाणा, पलवल, बलिया। और ये लेकिन वहाँ उनसे पैसा की लेन देन नहीं हुई है, लेकिन केवल ऑनलाइन में बातचीत हुई है। और एक महिला बलिया का रहने वाली थी, उनको भी शिकार बना के उनसे भी पैसा लिया गया। सर, कितने दिन में कामयाबी मिली है पुलिस को? कितनी दिन लगा ये सब? ये हमें शिकायत प्राप्त हुई थी पिछले महीने 27 तारीख को, और 28 तारीख से हमारा टीम लगी हुई थी पूरा, और हमने विगत 8 से 9 दिन में ये पूरा खुलासा कर लिए। और ये इसमें ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये जो 27 लाख रुपए एक और महिला से लिया जो जनपद मथुरा का रहने वाली थे, उस संबंध में थाना कोतवाली जनपद मथुरा में एक मुकदमा लिखा गया। और साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर जो गोरखपुर में तैनात हैं, उनकी तरफ से भी एक मुकदमा लिखा जा रहा है जो इम्पर्सनेशन का है, जिसका वो अपना आइडेंटिटी चुरा के एक फर्जी आईडी बना के लोगों को ठगी करने के मामले में वो जनपद गोरखपुर से भी मुकदमा लिखा जा रहे हैं। तो दीपक रनावत का नाम क्यों लिया? क्या आप पहले से वो दीपक रनावत को जानता था? ये दीपक रनावत का नाम इसलिए जाना है क्योंकि ये जो शातिर अपराधी है, जो नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखता है कि कौन सब इंस्पेक्टर या कौन ऑफिसर जिसका सोशल मीडिया में एक्टिविटी ज़्यादा है, और क्योंकि उस प्रोफाइल से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं, वीडियोज़ भी मिल जाते हैं, और उस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को यूज़ करके और बाकी लोगों को शिकार बनाते हैं।
कैश के रूप में पैसा लेता था या अकाउंट में या क्या मोड होता था? ये तीनों तरीके इन्होंने अपनाए हैं। कुछ महिलाओं से इन्होंने अकाउंट में पैसा लिया है, कुछ महिलाओं के साथ इन्होंने कैश भी लिया है और कुछ लोगों से इन्होंने जेवरात भी लिए। उसमें सेल्फ अकाउंट की भी जांच की गई। ये अभी इसके नाम से टोटल 2 बैंक अकाउंट सामने आई है और दोनों बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहे हैं और साथ ही साथ ये घटना के बाद जो संपत्ति अर्जित की है इन्होंने उसको भी कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। क्या नाम था आपका? सर संदीप नाम का व्यक्ति था और जिसने ऐसा ही दीपक के नाम से अपनी आईडी को खोल रखा था और उसी के माध्यम से उसने जॉब लगवाने के लिए हमसे बात की थी पैसे के लेकर। तो मैंने 2 बार में इसको 16 लाख रुपया दिया था, बाकी इसने 2 लाख रुपये मेरे अकाउंट से भी निकाला था। ये क्या कह करके लिया था आपसे? क्या सर? क्या कह करके लिया था? यही हाँ कि मैं जॉब दिलाऊंगा, स्टेनो की वैकेंसी होगा, मतलब है हाई कोर्ट में, उसमें मैं आपके बेटे की जॉब लगवाऊंगा। सर दीपक रानावत का एक कार था और मतलब थार वगैरह का उसका ही पूरा प्रोफाइल जो भी होता था सारा, उसकी आईडी से इसकी आईडी सेम टू सेम मैच करती। फिर आपने क्या किया, कैसे ये पकड़ा गया? सर मैंने इसकी आईडी को सर्च किया और मैंने देखा कि इसकी पोस्टिंग कहाँ है। मैं तो सही दीपक को ही जानती थी, मैं इस शख्स को नहीं जानती थी क्योंकि उसके थ्रू मेरी इससे बात हुई। जब मैंने सर्च किया मुझे पता चला इनकी पोस्टिंग यहाँ कमिश्नर यहाँ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आई और मैंने सर को जाके अपना एप्लीकेशन दिया तो उससे सब सारी चीज़ें निकल के आई। सर ने टीम भेजी, पता चला। कब संदेह हुआ कि ये फर्जी है? सर इसने नाइट में एक बार मुझे कॉल किया और कहा कि मैं आपका 1 लाख रुपीज़ वापस कर रहा हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट भेजिए। तो मैंने इसको ATM भेजा। जब मैंने इसको ATM भेजा तो ATM से मुझे पता चला मेरे अकाउंट में 7-8 हज़ार रुपये पड़े थे। इसने जब वो निकाले तो मुझे डाउट हुआ, मैंने इसको फ़ोन किया। उसके बाद तभी से मैंने डाउट हुआ। मैं दूसरे दिन अपना अकाउंट चेक किया, उसमें भी पैसे नहीं थे। फिर मेरे माइंड में चल रहा, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जो मैं मतलब आ सकती, तुरंत एक्शन ले सकती। मैंने फिर भी इसको कॉल किया, मैंने कहा आप मेरा पैसा, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन जब ये नहीं माना, अपना नंबर ब्लॉक कर लिया, तो मुझे मजबूरन फिर यहाँ पर। क्या करते थे आप? सर मैं किस तरह ठीक करते थे आप? सर ऑनलाइन जैसे फेसबुक पर किसी का फेसबुक और किसी का नाम पे बना दिया जैसे फेक अकाउंट, उस फेक अकाउंट से फिर ठगी करता था, ऐसे झूठ बोलता था जॉब के लिए। तो पुलिसकर्मी ही क्यों आपको दिखे? सर एक्चुअल में मेरे साथ में सर 6.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था खुद के साथ में जॉब को लेके। तो फिर मेरे समझ में उनकी तरह मैंने कि अब जैसे इन्होंने क्या मैं भी ऐसे करने लग जाऊँ, ये हुआ सर। पुलिसकर्मी ही क्यों मिले? ऐसे पुलिसकर्मी को बदनाम किए हैं जो विश्वास के नाम होते हैं, ऐसे लोगों को बदनाम करने की वजह क्या आपको है? और वर्दी कहाँ से पा गए थे आप? वर्दी कहाँ से पा गए थे आप? सर दिया ऐसे ही। कहाँ से वर्दी पाए थे? ऐसे ही बना। कहाँ से? ऐसे ही सर, जैसे फेक अकाउंट बनाया था ऐसे ही वर्दी बना। वर्दी मिल गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के धरनारत छात्र को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले 28 दिनों से धरनारत छात्रों को 10 जून की रात 1 बजे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सभी छात्र मेरिट की जगह प्रवेश परीक्षा से प्रवेश की बात कर रहे थे। सांसद वीरेंद्र सिंह ने पुलिस आयुक्त वाराणसी से मुलाकात कर तत्काल छात्रों के ऊपर लगे मुकदमे को हटाकर रिहा करने की मांग की, जिस पर पुलिस आयुक्त ने सभी को रिहा करने की बात कही। सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से इस मामले पर बात कर इसका समाधान निकालने की बात कही। सांसद वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काशी विद्यापीठ के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया और पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन उठाया गया। छात्र जब अपने विश्वविद्यालय में सुरक्षित नहीं है तो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर कुलपति को संज्ञान में लेना चाहिए। बिना उनकी जानकारी में रात को बच्चों को उठाया गया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे द्वारा छात्रों से भी बात की गई, मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात की। जो बच्चे हैं वो अपराधी नहीं है, इसलिए आप उनकी जमानत कर दीजिए। देखिए, जनपद के कई मुद्दे थे, उसमें विशेष मुद्दा था कि काशी विद्यापीठ में छात्र संघ के लोग, हमारे बच्चे धरनारत थे, उनकी कुछ जेन्युइन मांगे थी और पुलिस के द्वारा रात में बिना बताए उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनको धरने से उठाया गया, उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे बच्चे काशी विद्यापीठ अपनी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है? इस मुद्दे को वाइस चांसलर को संज्ञान लेना चाहिए और बात करनी चाहिए
कि बिना उनके परमिशन के, बिना उनकी जानकारी में रात के 2 बजे धरनारत बच्चों को जो है उठा लिया गया। ये बहुत आपत्तिजनक है। रह गई विषय की बात, तो उन्होंने बताया कि मेरी बात कुलपति जी से हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है कि पूरे प्रदेश में एक मेरिट का पोर्टल, सक्षम पोर्टल बना करके सभी बच्चों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म जो बनाया है, और उस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसकी जितनी मेरिट है वो उस पर पोर्टल पे डालता है, और फिर काउंसलिंग करा करके मेरिट के अनुसार जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे बहुत टॉपर लड़का है तो यहाँ सक्षम में भरा है तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पा सकता है, मेरठ में भी पा सकता है, झांसी में भी पा सकता है, इलाहाबाद में भी पा सकता है। और जो सेंट्रल रिस्पांस यूनिवर्सिटी नहीं है, जो केंद्र से नहीं है, नहीं होती है, जो उत्तर प्रदेश के फंडिंग पर वो आधारित है, उनको इस नियम का पालन करना होगा। मैंने छात्र संघ के अपने साथियों से भी बात की, और फिर मैंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया कि जो धरनारत बच्चे हैं वो कोई अपराधी नहीं हैं, और उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना निंदनीय है, इसलिए आप उनकी जमानत कर दीजिए। हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे कि ठीक है, कुलपति के पावर से बाहर है, तो निश्चित रूप से हम लोग उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और वहाँ चल करके अपनी बात रखेंगे, और जो होगा, जो निर्णय होगा, उस निर्णय को लागू कराने की, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक अफसर और हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला के बीच पहाड़िया मंडी में अवैध दुकानों को हटाने को लेकर तीखी बहस हुई। पहाड़िया फल मंडी में 4 दुकानों पर कब्जा हटाने पहुंची मंडी परिषद की टीम का आढ़तियों ने विरोध किया। उनकी अधिकारियों से भी तकझक हुई। आढ़तियों के समर्थन में पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला और मंडी उप निदेशक संजय कुमार सिंह में तीखी बहस हुई। मंडी उप निदेशक ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत करने को कहा। करीब 1 घंटे चली बहस के बाद अधिकारी लौट गए। मंडी उप निदेशक ने एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को घटना की जानकारी दी और 2 घंटे बाद पुलिस फोर्स के साथ आकर 4 दुकानों पर कब्जा ले लिया। दुकानों में प्लास्टिक के पाइप, लोहे की अलमारी समेत अन्य सामान पड़े मिले। मंगलवार शाम उप निदेशक ने लालपुर पांडेपुर थाने पर अमरीश सिंह भोला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की तहरीर दी। इससे पहले दोपहर में मंडी परिषद की टीम ने गेट नंबर 2 के पास 2 दुकानों का ताला तोड़कर सामान बाहर कर दिया। इसकी सूचना पर आढ़ती पहुंचे और पिछले दिनों परिषद के नोटिस के संबंध में कार्रवाई समझकर विरोध करने लगे। इसी बीच अमरीश सिंह भोला भी पहुंच गए और विरोध तेज हो गया। मंडी सचिव विपुल कुमार ने कहा कि दुकानदारों को 1 सप्ताह पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन दुकानें खाली न करने पर कार्रवाई की गई। उधर हिंदू युवा वाहिनी के नेता अमरीश सिंह भोला का कहना था कि वर्षों से आढ़तियों को दुकान आवंटित थी, उनका कारोबार चल रहा था। नए अधिकारी ने बिना किसी का पक्ष सुने कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिस पर आपत्ति जताई गई। अधिकारी से सभी की बात सुनकर समाधान करने का अनुरोध किया गया था। जी, मैं पहाड़िया मंडी आया था। व्यापारियों को समस्याएं थी। 25 वर्षों से लगातार यहीं अपने पे अपना व्यापार कर रहे हैं। चंदुआ सट्टी से चल करके आप लोग यहाँ पे आके अपना व्यापार शुरू किए, और अचानक इनको नोटिस दे करके जो है इनको हटाने का काम कुछ मानसिकता के जो है लोगों के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। तो हमने आकर के इनकी वेदना को सुना और हमने आश्वस्त भी किया है कि मैं आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जिन व्यापारियों ने इस मंडी को सजाने का काम किया, यहाँ पहले कोई आता नहीं था, और पूर्व के गंगवार अधिकारी थे, उनके कहने पे लोग यहाँ पे आए थे जो है, और अपने स्थान पे ही, चूँकि जहाँ पे ये पहले इन लोगों को बसाया गया तो वहीं पे आकर ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ समय अभी कल ही माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के सामने बातचीत हुई। 1 महीने का इन लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज अचानक बंदी के दिन आकर के इनका ताला तोड़ना, उसमें बता रहे हैं व्यापारी गढ़ की कुछ कैश पैसा भी था, और वो क्या हुआ नहीं पता चला। तो मैं इसकी जांच के लिए अधिकारियों से भी मिलकर के मैं कहूँगा कि इसकी जांच हो, और जो इनका पैसा गल्ला में था वो पैसा, और इनको जो वर्षों से आ रहे हैं इनको न्याय इनको मिले, ये मैं बात मिल करके अधिकारियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके चर्चा करूँगा। जो
सीधा सीधा गुंडाई हो रही है, कोई सुलह समझौते की बातें ही नहीं हो रही है। किसकी गुंडाई हो रही है? डीडीए मंडी समिति की। डीडीए जो है अपनी राज समझ रहा है, यहाँ पे जो है सारे लोगों को उजाड़ने के चक्कर में है। 21-22 साल हो गया, सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं शांति से। इससे पहले कोई ना डीडीए था ना सचिव था, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और 3 दिन का अल्टीमेटम देके ये उजाड़ रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों का बकाया है, वो कहाँ जाएगा? कल के लिए सारे परिवार जो है सड़क पे आ जाएंगे। इनको समय नहीं मिल रहा। मंत्री जी ने कहा था कि आप 1 महीना कुछ नहीं करेंगे, 1 महीना के बाद ही जो कार्रवाई करना होगा करेंगे। लेकिन उनकी बातों को दरकिनार करते हुए मंत्री जी कह रहे हम कुछ नहीं जानते हैं और मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, मुझको डायरेक्टर ने आदेश दिया है। और हर जगह पैसा ले लेके अपना काम चला रहे हैं। हमारे पास हमने जो माननीय जो है भोला जी को सारे प्रतिलिपि दी है इन लोगों के भ्रष्टाचार की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कि इसको संज्ञान में लें और जो उचित हो, जो सही हो। ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नियम के विरुद्ध जाइए, लेकिन जो सही है उसके लीजिए आप सुनवाई करिए और समय दे के सारे व्यापारियों को व्यापार करने की जगह दीजिए, तब उजाड़िए। धरना इसलिए दिया गया कि यहाँ पे जो है 2004 से जो है मूलचंद गंगवार यहाँ पे सचिव थे जो है, उस समय लाड भैरव, पंचकोसी और चंदुआ मंडी को जो है एकदम जो है कि तोड़ने के कगार पे चला गया। उन्होंने कहा कि हम चलिए जो है आप लोगों को जगह दे रहे हैं, पहाड़िया मंडी में व्यवसाय करिए। जो सारे आड़ती जो है वहाँ से अपना काम धंधा बंद करके आज हो गया करीब 21-22 साल हो गया यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अचानक इन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि ये दुकान खाली करिए जो है, और उसके बाद तुरंत जो है ताला वाला तोड़ने लगे, जो है सब सामान फेंकने लगे। पंखा टूट गया जो है, बहुत लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ है जो है। यही है यहाँ पे जो है। ये हमारी मंडी समिति की परिसर में 4 गोदाम जो बने हुए थे, ये इस पर अवैध रूप से व्यापारियों का कब्जा था। इसे प्रशासन के सहयोग से आज कब्जा मुक्त कराया गया और इसकी नीलामी जो है, इसका आवंटन नीलामी के द्वारा आगामी तिथियों में किया जाएगा। कितने सालों से कब्जा था? ये लगभग 20 सालों से कब्जा था। कितने दुकानों से किया जा रहा है जी? कितनी दुकानें हैं? 4 दुकानें हैं। इसमें मौके पर उपनिदेशक प्रशासन वाराणसी मंडल श्री संजय कुमार सिंह जी, चौकी इंचार्ज पहाड़िया महेश मिश्रा जी और मंडी के समस्त स्टाफ इस मौके पर उपस्थित रहे। व्यापारियों को समझा बुझाकर ये कहा गया कि आपका ये लीगल नहीं है, इसको खाली कर दें। डीएम साहब का भी नाम ले लीजिए। और इसमें एडीएम सिटी साहब और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश था कि इनको अवैध रूप से जो कागज है इनको कब्जा मुक्त कराया जाए। तो आज ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब इसको मंडी प्रशासन ने अपने जो है कब्जे में ले लिया है दुकानों को। शीघ्र इनकी नीलामी बोली लगाई जाएगी। हाँ, धरना का विषय तो ये था कि मंडी समिति के द्वारा जो है व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण निरंतर चलता आ रहा है। और आज तो एक घटनाक्रम इस तरह का हुआ कि सारे व्यापारी तो मंडी परिसर के अंदर है नहीं और हम लोग मंगलवार को मंडी की बंदी मनाते हैं। बंदी के दौर में ही कुछ इस तरह से मंडी प्रशासन का अटैक हुआ जो बड़ा ही निंदनीय रहा। जिस चीज़ के लिए अटैक हुआ उस चीज़ों से मेरे व्यापारियों को अवगत भी नहीं कराया गया और आकस्मिक आके मंडी प्रशासन में फोर्स कर्मचारी लेके जो है दुकान पर चढ़ जाना और ताला तोड़ देना और तुरंत उसको निकालना लीगल है कि इलीगल है, ये विषय तो बात का है। पहले मेरे दुकान के अंदर घुसना, मैं नहीं जानता कि वो कर्मचारी है कि वो पुलिस वाला है या वो कौन है। प्रतिष्ठान में घुस जाना, तोड़ फोड़ कर देना, सामान निकाल के बाहर फेंक देना, ये कहीं का नियम है। हमारे परिसर के अंदर 2 यूनियन हैं, एक सब्जी मंडी है, एक फल मंडी है, जिसको हम लोगों ने आपसी सहमति से डाइवर्ट किया हुआ है कि सब्जी का व्यवसाय का नेचर सब्जी मंडी के व्यापारी जानते हैं, फल का के जानते हैं। आप उस प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराए होते हैं कि आपके व्यापारी द्वारा इस तरह का जो है कार्य है जिसके खिलाफ हम एक्शन लेने आ रहे हैं, तब तो हमारी बात होती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये बड़ा ही निंदनीय और व्यापारियों में भारी रोष व्यापक है। हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में, कल हमारी मंडी जब खुलती है बुधवार को, बड़े पैमाने में हमारे व्यापारी हमारे परिसर के अंदर होंगे। हम व्यापार को करने के उपरांत
1-2 घंटे के लिए आम व्यापारियों की बैठक में शामिल होंगे और उनसे चर्चा करेंगे, फिर उस पर कहीं आगे कोई खास कदम उठाने की बात करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी, जिस तरह का हमारी मांग होगी उस तरह की मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो हम अपने व्यापारियों से बात करके 1 सप्ताह बाद जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हम अपनी मंडी को ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। जब तक सारी सुलभ तरीका हमारे समक्ष नहीं आ जाती व्यापार करने की, तब तक हम इस मंडी में व्यापार करने के लिए नहीं आएंगे। ये हम लोग बड़े दृढ़ संकल्पित थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिस पर ये यहाँ मंडी जो है आदर्श मंडी के रूप में नियुक्त है। 2500 लाख की आबादी है और यहाँ के लोगों को इस कोरोना काल से लेके अब तक हम लोग दृढ़ संकल्पित हुए कि ताज़ा फल और सब्जी उपलब्ध कराया जाए। तो क्या यही हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का रिजल्ट? संत कबीरदास जी की जयंती पर 80 घाट पर विशेष काव्य अर्चन सत्र में कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी की 627वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुबह बनारस व संत कबीर अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 80 घाट पर विशेष काव्यार्चन सत्र संत कबीर की दृष्टि हमारी सृष्टि के 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस में कुल 8 कवियों व कवित्रियों व एक अतिथि कवित्री ने पहले कबीरदास जी की रचना और फिर उसी भावभूमि पर आधारित स्वरचित रचनाओं का पाठ किया। प्रारंभ में कवि नागेश शांडिल्य ने स्वागत करते हुए कबीरदास जी की रचना धर्मिता पर प्रकाश डाला। काव्य पाठ का प्रारंभ जया टंडन ने कबीरदास जी के दोहों के साथ शिक्षा पर स्वरचित कविता का पाठ किया। इसके बाद कवित्री मधु पांडे मृदुला ने कबीर के दोहों का सस्वर पाठ किया। अतिथि कवि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुई ग्वालियर से आई कवित्री आरती अक्षत ने शानदार काव्य पाठ किया। 2 दिवसीय संत कबीर की दृष्टि हमारी सृष्टि के नाम से 2 दिवसीय एक आयोजन है, जिसके तहत पहले हम कबीरदास जी द्वारा रचित रचनाओं का काव्य पाठ, जो आज के कविगण उपस्थित हैं, कबीरदास जी द्वारा रचित रचनाओं का काव्य पाठ करेंगे। फिर उसी भावभूमि पर स्वरचित रचनाओं का पाठ करेंगे। विश्व नेत्रदान दिवस पर वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा नेत्रदान प्रोत्साहक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विश्व नेत्रदान दिवस पर संपूर्ण विश्व में नेत्रदान के प्रति जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा नेत्रदान प्रोत्साहक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर एसके जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र जायसवाल, डॉक्टर अशोक चौरसिया, डॉक्टर रूबी शाह, डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर अजय कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर MP सिंह एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने समस्त नेत्रदान प्रोत्साहकों को सम्मानित किया। स्वागत डॉक्टर सुनील शाह, संचालन श्रेया केशरी, धन्यवाद डॉक्टर ऋषभ शाह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर SK उपाध्याय, दीपक अग्रवाल सहित विभिन्न संस्थाओं के नेत्रदान प्रोत्साहक मौजूद रहे। स्वयं सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व धनी है जो मुगल सराय में अनगिनत बार गुरुद्वारे से लेकर के तो आज 10 जून का दिन था, जो एक इंटरनेशनल आई डोनेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम आज यही दिवस मना रहे हैं। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी बनारस क्षेत्र में सन 1990 से कार्यरत है और ये नेत्रदान के क्षेत्र में काम करती है। और मैं एज अ कॉर्निया सर्जन, यानी वो सर्जन जो नेत्र प्रत्यारोपण कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता है, मेरा पूरा करियर इस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पे ही आधारित है। तो आज का कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए किया गया था जो निरंतर 35 वर्षों से नेत्रदान करा रहे हैं, समाज में इसकी बातें कर रहे हैं और कई परिवारों में आज उन्हीं के बदौलत नेत्रदान एक परंपरा बन चुकी है। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया अपने शरीर के रूप से तो आज के कार्यक्रम में मैसेज ये दिया गया कि नेत्रदान एक ऐसी चीज है जो हर घर में उनकी परंपरा होनी चाहिए। नेत्रदान से समझिए, शरीर हमारा एक शरीर है और हमारी आत्मा है। तो हमारा शरीर, ये नश्वर शरीर को एक नया जीवन मिल जाता है। मरणोपरांत इस नेत्रदान को अपनाने से हमारी आंखों से हम किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन में उसकी मदद कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन रोशन कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों से
समझिए हम भी एक किसी न किसी रूप में एक नया जीवन हमको भी मिलता है मरणोपरांत। श्री हैहवंशी क्षत्रिय महिला कला केंद्र द्वारा निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर संपन्न हुआ। श्री हैहवंशी क्षत्रिय महिला कला केंद्र के द्वारा लगातार 15 वर्षों से निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिक्षा शिविर लगाकर बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में 250 बच्चों को शिक्षित किया गया, जिसमें ढोलक, मेहंदी, ब्यूटिशियन, पॉट डिजाइन, क्राफ्ट, डांस इत्यादि का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों द्वारा 40 दिन तक लगातार किया गया, जिसके समापन समारोह कार्यक्रम में श्री हैहवंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा के संरक्षक रामनारायण कसेरा, महामंत्री मनोज कसेरा व कसेरा महासभा के सभी सदस्य व काशीपुरा के पार्षद संजय केशरी शामिल हुए। महिला कला केंद्र की सदस्य सुमन, सुनीता, राजकुमारी व कार्यक्रम के मुख्य संचालक राजेश कसेरा शामिल हुए। ये 1 मई से चालू हो गया 10 जून तक। ये हमारा 2011 से जो है समर कैंप का जो है आयोजन चालू हुआ है, जो कि निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। 40 दिन बच्चे जो है सीखते हैं और जो भी सीखे सब आपके सामने देख रहे हैं। किस तरह की कला का प्रदर्शन इसमें करते हैं? इसमें आपका ढोलक बजाना है, सिलाई है, ब्यूटिशियन है, हेयर डिजाइनिंग है, डांस है, मेहंदी है। कितना लाभ मिलता है इसके लिए? ये तो बच्चों के हुनर के ऊपर है ना, वो क्या लाभ ले उससे सीख रहे हैं। हाथ का कला आना जरूरी है बच्चों को। तो उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है? जी, प्रमाण पत्र भी देते हैं हम लोग। तो क्या कहना चाहेंगे प्रतिवर्ष जो आप आयोजन को रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रतिवर्ष? हम ये कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे जो है कुछ न कुछ हाथ में हुनर होने चाहिए। आज के समय में मोबाइल और मीडिया की वजह से कितना लाभ मिलेगा? तो ये तो बच्चों के ऊपर है ना, वो कितना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि डांस है। यहाँ से बच्चे आज एक बच्ची है जो कि आज स्टेज शो कर रही है, यहाँ की ही सीखी हुई। तो यहाँ कढ़ाई, सिलाई, डांस वगैरह सारे चीज सिखाए जाते हैं। भेलूपुर स्थित कार्यालय में समाजवादी पार्टी महानगर की मासिक बैठक संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी महानगर की मासिक बैठक महानगर कार्यालय भेलूपुर पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष ने की, संचालन योगेंद्र यादव ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि दक्षिणी विधानसभा के प्रभारी हरिओम साहू थे। बैठक में वक्ताओं ने बूथ प्रभारी एवं सेक्टर प्रभारी ने एक स्वर में कहा कि हर बूथ से पूरे विधानसभा में समाजवादी समर्थकों का हजारों की तादाद में वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पूर्व मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव को रखा। अंत में महानगर के कैंट विधानसभा के प्रभारी नियुक्त होने पर अमन यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से डॉक्टर बहादुर यादव, आनंद सिंह, मनोज राय धूपचंडी, किशन दीक्षित आदि मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी के बूथ कमेटी को लेकर के संगठन को और मजबूत बनाने को, धारदार बनाने को लेकर के समाजवादी पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल लगातार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये सबसे बढ़ चढ़ करके इस समय लगातार हो रहा है। अमित शाह जी का बयान आया था एक बार, जो उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ 16 इस समय उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह की सरकार है कि 16 साल की लड़की भी अगर पूरे गहनों से लद करके सड़क पे चलती है तो बड़ी सुरक्षित महसूस होती है और सुरक्षित अपने घर को चली जाती है। लेकिन आज देखिए कि 3 साल की बच्ची हो या 4 साल की बच्ची हो, कोई आज सुरक्षित नहीं है। 3.5 साल की बच्ची के साथ लखनऊ में रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं आज 5 साल की बच्ची के साथ कानपुर में जो घटना हो रही है, कितनी जघन्य अपराध है। तो लगातार अपराधियों का इस तरह मनोबल बढ़ता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार जो बनाई उन्होंने, और जिस तरह का नारा दिया, महिला वंदन, अभिनंदन, ऐसे तमाम नारे इनके जुमलेबाजी साबित हुई और लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अन्याय की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो आधी आबादी है, उससे कभी जिसने भाजपा को वोट भी दिया होगा, आज वो परेशान है, त्रस्त है और इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि जब भी कभी चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ महिलाएं खड़ी होंगी और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगी। और आइए चलते चलते एक बार पुनः नजर डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों पे। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर ठगी के आरोप का हुआ खुलासा। साइबर अपराधी ने पीआरओ के फोटो का दुरुपयोग कर रची साजिश।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों की दी जानकारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के धरनारत छात्रों को देर रात पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रशासनिक अफसर और हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला के बीच हुई तीखी बहस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।